नमस्कार, मैं हूं सौरभ त्रिपाठी। आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। बुलेटिन शुरुआत बड़ी खबर से करते हैं। दिल्ली दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ, गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा से की मुलाकात। करीब 3 घंटे तक गृह मंत्री आवास पर चली बैठक। स्वतंत्र देव सिंह, सुनील बंसल भी रहे मौजूद। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली दौरे पर हैं और बताया जा रहा है कि अमित शाह से भी इन्होंने मुलाकात की है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी इस दौरान मौजूद रहे। ये बड़ी खबर, गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा से मुलाकात की। बताया जा रहा है करीब 3 घंटे गृह मंत्री आवास पर चली बैठक। स्वतंत्र देव सिंह, सुनील बंसल भी रहे मौजूद। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी ब्रजेश श्रीवास्तव हमसे जुड़ रहे हैं। ब्रजेश, गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुलाकात की। इस मुलाकात के क्या मायने? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि निषाद, खास करके जो संजय निषाद है, निषाद पार्टी के अध्यक्ष, वो लगातार इस बात को लेकर के दबाव बना रहे हैं कि आप हमारी भूमिका तय कीजिए, हम आपके सहयोगी हैं, तो आखिर हमारी भूमिका क्या होगी, उसके बदले में हमें क्या मिलेगा। लगातार इस बात की अटकलें लग रही थी कि जब केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ उस वक्त संजय निषाद के बेटे प्रवीण निषाद को मंत्री बनाया जा सकता है। उससे पहले भी उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी मंत्रिमंडल विस्तार से पहले, और ये उन्होंने पूरी उम्मीद जताई थी कि उन्हें केंद्र में जो है, लेकिन नहीं मिला। उसके बाद उन्हें आश्वासन दिया गया कि उन्हें उत्तर प्रदेश का एक्सपेंशन होगा, उसमें उनको जो है अहम अधिकार मिलेगा, लेकिन एक्सपेंशन भी अभी तक तय नहीं है होगा कि नहीं होगा। ऐसे में अभी 2 दिन पहले ही संजय निषाद एक बार फिर जो है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ मुलाकात किए थे, बातचीत हुई थी। और उस बातचीत के बाद कल देर रात जो बैठक हुई है उसमें संजय निषाद इस बैठक में शामिल थे और लगभग 2 से 2.5 घंटे तक अकेले संजय निषाद के मुद्दे को लेकर के जो है केंद्रीय नेतृत्व और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और साथ ही प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह के बीच में चर्चा हुई है। और चर्चा के बाद इस बात पर सहमति बनी है कि निषाद पार्टी उत्तर प्रदेश में बीजेपी के साथ चुनाव लड़ेगी और उसके लिए उनकी अपनी कुछ मांगे हैं, उन मांगों को पूरा करने की जो है पर सहमति भी दी गई है। ये कहा गया है कि यथोचित जो सम्मान होगा, यानी सम्मानजनक सीटों की शेयरिंग निषाद पार्टी को उत्तर प्रदेश में दिया जाएगा। दूसरा सबसे अहम बात यह है कि अभी इस बात के चर्चे भी हैं कि अब संजय निषाद को संभवतः इस बात को लेकर जो सूत्र बताते हैं कि एमएलसी बनाने पर मंजूरी दे दी गई है, यानी एमएलसी के तौर पर भी संजय निषाद को आगे नॉमिनेट किया जा सकता है, एमएलसी बनाया जा सकता है। तो ये एक बेहद अहम चीज है। इसके साथ ही कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर के भी संजय निषाद ने रखा था, जिसमें खास करके जो राजनीतिक मुकदमे लगाए गए थे निषादों पर, जो है उन मुकदमों को सरकार खत्म करेगी। इसके साथ ही जो है कुछ उनकी अपनी मांगे थी कि मछुआरों के जीविकोपार्जन के लिए जो ताल, झील और जलाशय, पोखर, ये सब इन सब से निषादों का अधिकार हट गया था, तो इस काले कानून को समाप्त करना पड़ेगा। तो इस तरह से कई ऐसी मांगे हैं जिनको संजय निषाद ने रखा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ, जो अहम बैठक हुई है, और उस पर सहमति भी जताई गई है कि हाँ, इसको लेकर के वो कंसीडर करेंगे। तो सबसे अहम बात यह है कि उत्तर प्रदेश के 2022 के चुनाव में निषाद पार्टी को कितने सीटें बीजेपी देने जा रही है, इस बात को लेकर के माथापच्ची चल रही है। और कहा गया है कि हम निषाद बाहुल जो सीटें हैं उन पर आकलन करेंगे और उसके आधार पर फिर हम आपको जो है जो सम्मानजनक सीटें होंगी वो उपलब्ध कराएंगे। तो कोशिश इसी बात की हो रही है कि निषाद पार्टी को छिटकने से बचाया जाए और निषाद पार्टी के साथ मिलकर के जो है बीजेपी आगे चुनाव मैदान पर जाए। तो इसको लेकर फिलहाल सहमति बनती नजर आ रही है। ये सबसे बड़ी खबर है कि निषाद पार्टी के साथ बीजेपी का लगभग समझौता हो गया है, क्योंकि इससे पहले निषाद पार्टी के जो राष्ट्रीय संजय निषाद थे
वो और योगी आदित्यनाथ के बीच में सहमति नहीं बन पा रही थी। यही वजह है कि अब केंद्रीय नेतृत्व को इसमें दखल देना पड़ा और केंद्रीय नेतृत्व के साथ बैठ करके इस पर सहमति बनी है। बिल्कुल, ये निषाद पार्टी के साथ सामंजस्य बन गया है। ब्रजेश श्रीवास्तव, तमाम जानकारी के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें कि जो स्थिति थे उसको लेकर लगातार ये बातचीत करने की कोशिश की गई। निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद ने की अमित शाह से मुलाकात, कई घंटे तक बातचीत चली है और बेहद ही अहम ये बैठक मानी जा रही, क्योंकि बताया ये जा रहा है कि सहमति कैसे बनी और तमाम पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व थे उन्होंने इंटरफेरेंस इसमें किया। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी नीलेश चौहान लखनऊ से सीधे हमसे जुड़ रहे हैं। नीलेश, आपसे समझना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली में हैं और आला कमान से पार्टी के पदाधिकारियों और आला कमान से बैठक की, और इस दौरान बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह खुद मौजूद थे और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी रहे। और कहा यह जा रहा है कि निषाद पार्टी से सामंजस्य बैठाने की जो कोशिश की गई है, कहीं न कहीं उसमें जो है इनको सफलता हाथ लगी है। क्या कुछ जानकारी है आपके पास? देखिए, बिल्कुल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल ओलंपिक में प्रतिभाग करने वाले और उसके बाद पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित करने के बाद देर शाम दिल्ली के लिए रवाना हो गए थे, जहां पर उनकी मुलाकात भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से हुई और चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह से हुई, जो गृह मंत्री भी हैं। तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि ये मुलाकात कई मायनों में काफी अहम हो जाती है, क्योंकि 2022 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव है और उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है, जिसके बाद लगातार उत्तर प्रदेश के अंदर, चाहे हम अमित शाह की बैठकों की बात कर लें या जेपी नड्डा की बैठकों की बात करें या BL संतोष की बैठकों की बात करें, लगातार कई घंटों तक बीजेपी के प्रदेश कार्यालयों पर ये अहम बैठकें चली। उसके बाद 5 कालीदास मार्ग पर भी बैठकें हुई। अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल देर शाम जब दिल्ली पहुंचे हैं तो उन्होंने जेपी नड्डा से मुलाकात की। उसके बाद करीब 3 घंटे तक अमित शाह से उनकी मुलाकात हुई है। इस दौरान जो निषाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद भी वहां पर मौजूद रहे, क्योंकि इससे पहले संजय निषाद ने उत्तर प्रदेश में यह कहा था कि उनको भी सरकार में महत्वपूर्ण पद दिया जाए। हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार ने उनको कहा था कि 2022 में जब उत्तर प्रदेश में सरकार बनेगी तो संजय निषाद को बड़ी और अहम जिम्मेदारी दी जाएगी। उससे पहले ये मुलाकात बहुत कुछ दर्शाती है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जब 2022 में चुनाव होंगे तो खासकर पूर्वांचल की सीटों की अगर हम बात करें, चाहे हम गोरखपुर की बात करें, देवरिया की बात करें, सिद्धार्थनगर की बात करें या फिर दूसरे जनपदों की बात करें, जहां पर निषाद बाहुल्य इलाका है, जहां पर निषादों की वोट संख्या ज्यादा है, वहां पर निषाद प्रत्याशी है हमेशा विजयी होकर सामने आता है, चाहे वो निषाद समाज पार्टी का हो या फिर भारतीय जनता पार्टी से समर्थित प्रत्याशी हो या भारतीय जनता पार्टी का अपना प्रत्याशी हो। तो पूर्वांचल के कुछ ऐसे जिले हैं जहां पर निषाद समाज का बाहुल्य रहता है, वहां पर निषाद समाज जिसको चाहता है उसको विजयी बनाता है। तो ऐसे में निषाद समाज के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ जब अमित शाह से बैठक हुई है तो बैठक में तमाम इस मुलाकात के कई मायने हैं। आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। आज देश भर में मनाया जाएगा मुहर्रम। 50 से ज्यादा लोगों को जुटने की इजाजत नहीं है। कोविड के चलते यूपी सरकार ने जारी की है गाइडलाइन, सार्वजनिक रूप से ताजिया स्थापित करने की इजाजत दी गई है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि आज कोविड के चलते यूपी सरकार ने जारी की है गाइडलाइन। तो आपको बता दें कि ताजिया निकालने की इजाजत नहीं है। तो कोविड के चलते यूपी सरकार ने जारी की है गाइडलाइन। बताया जा रहा है कि सार्वजनिक रूप से ताजिया स्थापित करने की इजाजत नहीं दी गई है। आज देश भर में मनाया जाएगा मुहर्रम। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी नीलेश चौहान हमसे लगातार जुड़े हुए। नीलेश, आपसे समझना चाहेंगे कि आज कोविड गाइडलाइन के तहत ताजिया निकालने की इजाजत नहीं दी गई है, क्या कुछ जानकारी है आपके पास? देखिए, वैश्विक महामारी से जहां उत्तर प्रदेश और देश दोनों जूझा, कोरोना की 2 लहरों का सामना करना पड़ा, उसके चलते उत्तर प्रदेश के तमाम शहरों को लॉकडाउन करना पड़ा, तमाम शहरों में व्यवस्थाओं को बदलना पड़ा, उत्तर प्रदेश को पूरी तरीके से लॉकडाउन करना पड़ा, जिसके कारण ये निर्णय लिया गया कि जो सामाजिक कार्यक्रम होते हैं, चाहे वो मुहर्रम हो या फिर कोई त्यौहार हो, ऐसे में मुहर्रम को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने निर्णय लिया था कि सार्वजनिक रूप से ताजिया दफन नहीं किए जाएंगे, ताजिया नहीं निकाले जाएंगे, जुलूस नहीं निकाले जाएंगे, क्योंकि अक्सर देखा
देखा जाता है जब मुहर्रम आता है तो तमाम जो ताजियादार होते हैं वो भारी संख्या में एक जगह पर एकत्रित होते हैं, उसके बाद वहां पर मातम करते हैं। ये संख्या हजारों में पहुंच जाती है, इसलिए उत्तर प्रदेश सरकार ने निर्णय लिया था कि 50 लोगों से ज्यादा एक जगह लोग एकत्रित नहीं होंगे। उसके अलावा इस बार मुहर्रम में कोई जुलूस नहीं निकाला जाएगा, कहीं पर कोई जुलूस की कोई जो है निर्णय नहीं दिए जाएंगे। तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि आज जब मुहर्रम मनाया जाएगा पूरे उत्तर प्रदेश और देश में, तो कहीं ना कहीं कोविड गाइडलाइन का पालन करना सभी के लिए बेहद जरूरी होगा, क्योंकि डॉक्टर्स और एक्सपर्ट यही कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में तीसरी लहर कोरोना की दस्तक दे सकती है, इसलिए लापरवाही बरतने की जरूरत नहीं है। हमने उत्तर प्रदेश के साथ तमाम देश के प्रदेशों में देखा है कि जहां पर जिन लोगों ने 2-2 वैक्सीन के डोज ले लिए थे, फिर भी वो डेल्टा वेरिएंट के चपेट में और अपनी जान गंवा दी। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश सरकार कोई चूक छोड़ना नहीं चाहती है कि उत्तर प्रदेश में कोई चूक की जाए ताकि कोरोना को दावत दी जा सके। इस लिहाज से ये काफी महत्वपूर्ण फैसला है। कोरोना को देखते हुए ये सरकार किसी भी तरह की कोई कोताही नहीं बरतना चाहती। सरकार ये चाहती है कि कोरोना की तीसरी लहर उत्तर प्रदेश में ना आए। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ते हैं खबरों में आगे। आगरा से बड़ी खबर आ रही है। बताया जा रहा है कि बस बनी आग का गोला, अचानक धू धू करके जली बस में सवारियां नहीं थी मौजूद। दमकल विभाग ने आग पर पाया काबू। फतेहाबाद क्षेत्र की आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे की ये घटना बताई जा रही है। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, बस आग का गोला बन गई। बस गनीमत की बात यह रही कि बस में सवारियां सवार नहीं थी। बस का चालक मौके से फरार बताया जा रहा है। उधर मेरठ के थाना खरखौदा क्षेत्र के मंदिर में महिला ने खुदकुशी करने का एक मामला सामने आया है। आरोप है कि परिजनों ने बिना पुलिस को सूचना दिए महिला का अंतिम संस्कार करा दिया। वारदात की जानकारी मिलते ही मौके पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और परिजनों से पूछताछ शुरू कर दी। परिजनों का कहना है कि लगातार उससे बातचीत करने की कोशिश की जा रही थी, वो बात नहीं कर रही थी। वहीं पुलिस का कहना है कि दोषी जो भी पाया जाएगा उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अलीगढ़ में हुए शराब कांड के आरोपी शराब माफियाओं के खिलाफ पुलिस प्रशासन ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है। गांव साथनी में शराब माफिया के 61 लाख रुपए की संपत्ति जब्त कर दी गई है। बता दें कि उप जिलाधिकारी इगलास कुलदेव सिंह और क्षेत्राधिकारी अशोक कुमार सिंह ने राजस्व टीम और पुलिस फोर्स के साथ मिलकर शराब माफिया मनोज और प्रवीण की ढोल नगाड़ों के साथ करीब 14 बीघा जमीन जब्त की है। वहीं 3 लाख रुपए की एफडी भी जब्त कर दी गई है। दोनों शराब माफियाओं की कुल 61 लाख रुपए की संपत्ति जब्त करने की खबर सामने आई है। ये दो प्रवीण और मनोज उत्तराखंड विजेंद्र सिंह, इन लोगों की 14 बीघा जमीन कुर्की, इसमें 5 खेत हैं इनके और 61 लाख की संपत्ति आज दी गई है। इसमें 3 लाख का फिक्स डिपॉजिट भी है। तो वहाँ पे जाके हम लोगों ने वो ज़मीन आइडेंटिफाई करके, क्योंकि इस समय वहाँ चकबंदी चल रही है और ये ज़मीन उनकी खरीदी हुई ज़मीन, तो उसका आइडेंटिफिकेशन करवाया गया चकबंदी विभाग और उस पर बाकायदे बोर्ड लगा। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद वहां चारों ओर दहशत का माहौल है। ऐसे में भारत में रहकर पढ़ने वाले अफगानी छात्र अपनी मुल्क से आ रही भयावह तस्वीरों को देखकर काफ़ी परेशान है। अफगानी छात्रों का दर्द और चिंता प्रयागराज में साफ देखी जा सकती है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय सैम में बताया जा रहा है एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट में पढ़ने वाले अफगानी छात्र जकीरुल्लाह फजली ने हमारे संवाददाता अशोक मालवी से अपना दर्द साझा किया। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मोहसिन रजा ने हमारे संवाददाता से खास बातचीत की। क्या उन्होंने कहा, ये आपको सुनवाते हैं। तो उन्हें तालिबान के साथ जाना चाहिए ना, अफगानिस्तान चले जाए। किसे रोका है उनको रोका किसने? हमारी समझ में नहीं आता है। जब इतना प्रताड़ित, इतना परेशान है, इतने बड़े अफगानिस्तान में जिस तरह से तालिबान ने लोगों को मार मार कर वहां सत्ता हासिल की है, जिस तरह से सत्ता परिवर्तन किया है, तो ये विचारधारा तो उन लोगों की हो ही सकती है जो इस पर टिप्पणी कर रहे हैं, और उनके लिए तो बहुत अच्छी जगह है। वो कह रहे हैं उत्तर प्रदेश में रामराज्य भी नहीं है। रामराज है तभी तो वो परेशान है।
अगर आतंकवाद होता तो परेशान थोड़ी होते, आतंकियों को महिमा मंडित करने वाले लोग थोड़ी परेशान होते हैं। या ये रामराज की परिकल्पना ही है। बिल्कुल, ये है मंत्री मोहसिन रजा, जिनका साफ तौर पर कहना है अगर मुनव्वर राणा को अफगानिस्तान में ज्यादा सुरक्षित रखता है तो उनको वहां चले जाना चाहिए और किसी ने उनको रोका नहीं है। और जहां तक उत्तर प्रदेश का सवाल है तो निश्चित है ये रामराज ही है कि दूसरे लोग उससे परेशान हो रहे हैं। कैमरामैन अमित शाहानी के साथ मैं इसके वाजपेयी, न्यूज़ 1 इंडिया। आज पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती है। इस मौके पर यूपी सरकार आज सद्भावना दिवस के रूप में मनाने जा रही है। जन्मदिन के अवसर पर प्रदेश के सभी सरकारी विभागों में कार्यक्रम आयोजित होंगे। बता दें कि यूपी सरकार के सभी विभागों और जिलों को आदेश जारी किए गए हैं। महाराष्ट्र में 6 सितंबर को ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पॉलिसी फाउंडेशन के नेतृत्व में होने वाले बड़े कार्यक्रम का न्योता बताया जा रहा है कि GSPFP के अध्यक्ष राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अध्यक्ष मोहन भागवत के चचेरे भाई अनंत भागवत मुजफ्फरनगर के फुलते मदरसे पहुंचे। उनके साथ संस्थान के सचिव जॉन वर्गीस भी मौजूद थे। फुलत मदरसे पहुंचने पर मदरसे के संचालक मौलाना कलीम के नेतृत्व में सभी मौलानाओं और दूसरे लोगों के अनंत भागवत का जोरदार स्वागत किया। संस्थान के अध्यक्ष अनंत भागवत ने बताया कि 6 सितंबर को हमारी संस्थान की ओर से कार्यक्रम किया जा रहा है जिसमें RSS सर संचालक मोहन भागवत आएंगे और इसमें केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान साहब आएंगे। इसमें मुस्लिम समाज के बड़े उद्योगपति भी आएंगे। इन सब के नेतृत्व में हम पूरे हिंदुस्तान के हर तबके को टॉप 250 मुसलमानों का एक कार्यक्रम कर रहे हैं और इस कार्यक्रम में जो छोटी मोटी आपस में कंट्रोवर्सी है उसको लेकर चर्चा होगी। स्ट्रेटेजिक पॉलिसी फाउंडेशन पुणे इस नाम से हम एक एनजीओ चलाते हैं। तो उसी एनजीओ के तहत ने कार्यक्रम अरेंज किया है मुंबई में। इसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन जी भागवत आ रहे हैं। इसमें केरला के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान साहब आ रहे हैं। इसमें एक मुसलमान समाज के एक टॉप के उद्योगपति आ रहे हैं और इसमें एक जनरल सैयद अता हसनैन जो GOC रहे 15 चिनार कॉर्प्स के कश्मीर में और आज की तारीख में सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर के जो उधर आजमगढ़ में पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा अभियान लगातार जारी है। सिधारी और जहानागंज थाना क्षेत्र में पुलिस ने संयुक्त अभियान में एक बदमाश को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया है। इसके पास से पिस्टल कारतूस बरामद किया गया है। आजमगढ़ पुलिस की 24 घंटे के अंदर तीसरी मुठभेड़ हुई है। बताया जा रहा है कि आरोपी भावेश के ऊपर आजमगढ़ जिले में करीब 1.5 दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज है। देर रात्रि में इटौरा तरह पर प्रभारी निरीक्षक सिधारी, प्रभारी निरीक्षक जहानागंज और प्रभारी निरीक्षक रानीसराय द्वारा चेकिंग की जा रही थी। तो उस दौरान एक मोटरसाइकिल पर 2 व्यक्ति चक्रपानपुर की तरफ से आए तो उन्हें रोकने का इशारा किया गया। वो नहीं रुके और भागने लगे। पुलिस टीम द्वारा उनका पीछा किया गया। कंट्रोल रूम को भी बताया गया। वो पुलिस टीम पर उनके द्वारा फायरिंग की गई। काउंटर फायरिंग में एक बदमाश के गोली लगी और दूसरा बदमाश अंधेरे का लाभ लेकर फरार हो गया। घायल बदमाश की पहचान भावेश उर्फ राजा के रूप में हुई है। कितना की लूट किया है? 9 लाख की कि 17 लाख 39,000? सही बोल। नहीं, वो लोग तो लिख के पर हमारे पास 9 लाख रुपया आया था। हाँ, वो लोग लिख के पर हमारे पास कितना आया था? 9 लाख। 9 लाख। अब मर्डर कितना किया? एक किया था कि 10 किया? एक साल एक मर्डर कबूल दूंगा मैं। उनको पता भी कि उसमें जेल गए। उसमें जेल गए। तुम उधर क्या जगह? इधर से इधर दीप चल रहा है इधर से। हाँ, एक मर्डर किसका किया था? पहले ही मर्डर किया, वो छूट गया हूँ। उसके बाद में फिर ये मर्डर करके भगा है। हाँ। और लूट करके भगा है। हाँ, रुपया कहाँ है? रुपया कौन ले गया? वो माया ले गया हमारे से चोरी।
उधर आगरा के थाना मंटोला में दर्ज पत्नी को 3 तलाक देने के मुकदमे में आरोपी पूर्व मंत्री चौधरी बशीर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और इसके बाद बशीर को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। और इससे पहले कोर्ट ने पूर्व मंत्री का अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया था। चर्चा है कि उन्होंने इसके बाद ही खुद ही थाने आकर समर्पण किया। गौरतलब है कि ढोली खार निवासी चौधरी बशीर की पत्नी नगमा गोबर चौकी इलाके में मायके में रह रही थी और नगमा ने आरोप लगाया है कि 23 जुलाई को पति ने बताया जा रहा है कि शाइस्ता नाम की युवती से छठा निकाह करने की जानकारी पर ससुराल गई थी और इस पर पति ने 3 तलाक देकर उसे बेदखल करने की कोशिश की और घर से निकाल दिया। इस बुलेटिन मेरे साथ फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ वन इंडिया। नमस्कार।